अरे बहुत खतरनाक चीज़ है वो। एक बेटे ने अपने बाप को कहा, बोले पापा मैंने फेसबुक पर 8 फेक अकाउंट बनाए हैं। तो बाप बोला मुझे क्यों बता रहा है? बोले वो 8 लड़कियों के नाम से बनाए हैं। बोले तो यार मुझे क्यों बता रहा है? बोले उनमें से 7 पर आपकी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। जब ये स्थिति हुई, आगे चाय बांटी जा रही है। चाय वालों को हम कुछ कह ही नहीं सकते, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। नहीं वाजपेयी जी आप निश्चिंत रहें, हम तो देख देख के ही आत्मा प्रसन्न हो रही है। एक की चाय पी थी, अभी तक भुगत रहे हैं। और सच बता रहा हूँ, वो बिल्कुल बारीक बात कर रहा हूँ, बात समझ आ रहा है तो मजा लेना। वो एक चला गया चाय की दुकान पर, चाय वाले ने लिख रखा था अदरक और इलायची की चाय। तो उसने ऐसे ही पूछ लिया, बोले अदरक वदरक डालते भी हो या यूं ही है? चाय वाले ने हाथ जोड़ दिए जी, बोले जी सब चाय वाले झूठ भी नहीं बोलते। ये तो हमारी स्थिति हो गई। मैं फेसबुक के बारे में बता रहा था साहब, फेसबुक पर एक शुद्ध व्यंग्य का टुकड़ा पढ़ता हूँ। मैं उन महारथियों के बीच बैठा हूँ, ये वो अमर धवलगिरी के शिखर हैं जिन्होंने मुझ जैसे हल्के बादलों को अपने आसपास मंडराने की इजाजत दे दी। मैं कुछ कर्तव्य निर्वाह करता हूँ, आप सूचित करना कि मैं उस धारा में बहूं या नहीं। फेसबुक, मैं अपने घर के बाहर उदास बैठा था, एक 8-9 साल का बच्चा आया, बोला अरे क्यों उदास है? मैंने कहा यार किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। बोला वेरी सिंपल, गूगल पे सर्च कर ले। मैंने गूगल पे सर्च की साहब, 15-20 खुशियां मिली। 3-4 से मेरी दोस्ती भी हो गई। 6 महीने बाद मैं फिर उदास, वो फिर आया, बोला अब क्यों उदास है? मैंने कहा यार वो खुशियां टेंशन बहुत दे रही हैं। अब उस बच्चे ने जो जवाब दिया, अगर आपको लगे कि तकनीकों के विकास की इस अंधी होड़ में हमने अपने संस्कृतियों के वटवृक्ष को इतना जर्जर कर दिया है, तो इस संस्कृति के समर्थन में खुलना ठहाका लगाना। मैंने कहा यार वो खुशियां टेंशन बहुत दे रही हैं। बोला वेरी सिंपल, OLX पे बेच दे। संबंध गूगल से शुरू हो रहे हैं साहब, और OLX पे बिक रहे हैं। लेकिन मोदी जी चाहते हैं वो इस देश को पूरी दुनिया में अलग खड़ा कर दें। उन्हें कोई बताए हम ऑलरेडी अलग खड़े हैं। जो लोग विदेश गए हैं इनसे पूछिए, विदेश में किसी भी हवाई अड्डे पर चले जाओ, वहाँ पर बोर्डिंग करने वालों की एक लाइन होती है। वो लाइन सीधी चल रही होती है, अचानक से टेढ़ी हो जाती है। उस आदमी का पासपोर्ट ऑफिसर पासपोर्ट नहीं मांगता, उसे पता होता है ये कहाँ का होगा। ये हमारी इंटरनेशनल पहचान है। हम लोगों ने चीज़ों को जिस तरीके से परिभाषित किया है वो विश्व में कोई नहीं कर सकता। जापान में कोई आदमी नया मोबाइल खरीदने जाए तो वाजपेयी जी वो क्या पूछेगा? इसका डायगोनल साइज कितना है, इसका वेट कितना है, इसका मास कितना है, इसका बैटरी बैकअप कितना है। कोई अमेरिकन चला जाएगा तो पूछ लेगा इसमें कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। हमारा हिंदुस्तानी आदमी जब कोई नया मोबाइल खरीदने जाता है एक ही बात पूछता है, वो गिर के टूटेगा तो नहीं? हम जानते हैं। आप देखिए विकास हमने कैसे परिभाषित किया है। जापान में कोई नया बांध बने तो उसकी भव्यता कैसे बताई जाएगी? इसके वाटर रिजर्वियर में इतना पानी स्टोर होता है कि पूरे टोक्यो का सिंचाई सिस्टम चल सकता है। अमेरिका वाला ऐसे बता देगा कि इससे इतनी बिजली उत्पन्न होती है कि पूरा वॉशिंगटन बिजली में नहलाया जा सकता है। हमारे हिंदुस्तान में जब कोई नया बांध बनता है, अगर आपने ये वाक्य सुना हो तो मुझे सूचित कर देना, मैं सही लोगों के सामने खड़ा हूँ। हमारे हिंदुस्तान में जब कोई नया बांध बनता है, एक ही वाक्य उसकी भव्यता बताने के लिए पर्याप्त होता है, यो टूट गया तो दिल्ली तक पानी होगा। ये है साहब हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान को आप बदलना चाहते हैं, अपन बदल ही नहीं सकते, हम जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नोट बदल लेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ बदल नहीं सकते साहब। मैं पिछले दिनों एक घर में गया, मैंने देखा सब संस्कार में बहू ने भी घूंघट काट रखा, सास ने भी घूंघट काट रखा, छोटी छोटी बच्चियों ने भी घूंघट काट रखा। मैंने कहा इतना संस्कारवान परिवार मैंने आज तक नहीं देखा। तो जो घर का मुखिया था वो बोला कोई संस्कारवान नहीं है, खुले पैसे नहीं थे, 20 दिन से ब्यूटी पार्लर ना जा पा रही। तो संस्कार तो लौटे, संस्कार तो अच्छा। महिलाओं के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं कब CD रिकॉर्ड होके महिला आयोग पहुंचे। इसलिए तार्किक बोलता, मेरी दरअसल 2.5 साल पहले शादी हो गई। 2.5 साल में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त नहीं। ऐसे ऐसे सवाल करती है, सच बता रहा हूं, दुनिया में कोई माइका लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। और कोई पिछले दिनों मेरा जन्मदिन आया तो आके पूछने लगी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? मका तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी ये बड़े बुजुर्ग आ जाए तो इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी।
गिफ्ट से ही काम चल रहा है। अच्छा, आदमी अपने घर का कलेश झेल लेता है, समस्या होती है, बड़े लोग घर आ जाते हैं। पिछले दिनों व्यास जी घर आ गए, मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा था, आध्यात्मिक रूप से भावुक हो गए। बोले, चिराग जैन, तुम्हारी जोड़ी तो राम सीता जैसी है। मैं कहा, जी खाक राम सीता जैसी है, ना ये धरती में समाती, ना इसे कोई ठाके ले जाता। अच्छा, एक ताना आप सब लोग सुनते होंगे, दिन में 20 बार देती है, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई ढंग का मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती। एक दिन मैंने लपक लिया, मैंने कहा, देखो, मनुष्य यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की स्थितियां उसके सुख और दुख में जिम्मेदार नहीं होती। वो बोली, कैसे? अब मैं सिद्ध करता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, बात सच्ची हो तो बता देना। इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो जी, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई ब्रह्मा जी ने। वहां इनकी कोई सहेली मिल जाए, पहला संवाद क्या होगा? अप्सरा को देखा, देखियो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, कैसे कैसे कपड़े पहनते। एक हम साहब, हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए, एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी? ये हमारे भीतर की सकारात्मक हम। अच्छा, हम ज्यादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हैं। आप देखिए, हम इतने सारे कवि बैठे हैं, सारे कवियों के ड्रेस देखो बिल्कुल साधारण साधारण, एकमात्र कवित्री है 20 टाइप की तो लिपस्टिक लगा रखी है। ये सच में सादा जीवन उच्च विचार आते ही नहीं है। अभी आप करवा चौथ गई है, भारतीय वैलेंटाइन डे, भारतीय वैलेंटाइन डे है इसलिए क्योंकि उस दिन बहुत सारे पुराने ट्रांसफार्मर भी स्पार्क करने लग जाते हैं। तो करवा चौथ के दिन देखो आप इन महिलाओं को, वो 20 रुपये की मेहंदी लगवा कर आती है पट्टे पर बैठकर फुटपाथ पर, और पूरे घर में हंगामा, देखियो कैसी लगी है, देखियो बेल नहीं बनी, देखियो रंग नहीं चढ़ा, देखियो पोरवा नहीं भरा। एक हम साहब 2500 रुपए की पी कर आते हैं, चुपचाप सो जाते हैं। तो हम दरअसल सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करने वाले। एक कविता आपको सुना देता हूँ, मैं क्रम को आगे बढ़ा, बहुत कम समय आज हमारे पास, आज हमें 100 रुपए के नोट से खरीदारी करनी है, तो सिर्फ 100 रुपए के नोट आपको दिखाएंगे हम। दरअसल क्या है साहब, मेरे घर में एक छोटी सी नन्ही सी बिटिया ने जन्म लिया। जब उसने जन्म लिया तो मैंने महसूस किया, मैंने अनुभूत किया कि दुनिया में सब कुछ बांटा जा सकता है, लेकिन प्रेम इतना व्यापक शब्द है, इसको दुनिया के किसी शब्दकोश में बांटा नहीं जा सकता। कृष्ण के लिए राधा का प्रेम भी उतना ही पवित्र था जितना जसोदा और मीरा का प्रेम था। एक कविता पढ़ता हूँ, जीवन में जिस किसी को प्रेम किया हो, कुल 20-22 सेकंड की कविता है, प्रवाह में रचना है, एक शब्द भी छूट गया तो पूरी कविता आपके हाथ से निकल जाएगी। जीवन में जिस किसी को प्रेम किया हो, कविता की पंक्तियों के साथ साथ उसका रेखा चित्र बनाना शुरू करना, और मैं पंक्ति के अंत में, कविता के अंत में उस रेखा चित्र में भव्य रंग भर दूंगा। इस दावे के साथ एक रचना पढ़ता हूँ, मंच पहली बार इस रचना को सुनेगा कि उससे नहीं मिलूं जिसको प्रेम किया हो। किसी भक्ति वात्सल्य की बात नहीं कर रहा, प्रेम पर उतरिएगा कि जिससे उससे नहीं मिलूं तो मन में बेचैनी सी रहती है। उसकी आंखों में एक पावन देव नदी सी बहती है, उसके गोरे नरम गुलाबी पांव बहुत ही सुंदर हैं, उसकी बातें निश्चलता का ठहरा हुआ समंदर है, उसकी बोली मुझको सब वेदों से सच्ची लगती है, उसकी मीठी मीठी बातें कितनी अच्छी लगती हैं। वो अक्सर मेरे कंधे पर सर रखकर सो जाती है, वो जिससे 2 घड़ी बोल ले उसकी ही हो जाती है। मुझको उसके बालों को सहलाने में सुख मिलता है, उसकी कोमल बाहों में घिर आने में सुख मिलता है। वो मेरे सूने जीवन में काजल बनकर लेटी है। अंतिम पंक्ति संभाल लेना कि वो मेरे सूने जीवन में काजल बनकर लेटी है। वो फुलवारी सी लड़की मेरी छोटी सी बेटी है, उससे नहीं मिली तो मन में बेचैनी सी रहती है, उसकी आंखों में पावन देव नदी सी बहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छी कविता को बहुत अच्छे तरीके से सुन लिए। आइए अब मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच हेमंत पांडे जी हैं, वे कानपुर से हमारे बीच आए हैं और देखिए कि इतने धारदार कवि हैं, आपको हंसाते हंसाते आपके घर परिवार की वो बातें आपसे कह जाएंगे जिन्हें आप अनुभूत तो कर सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए आपको किसी शब्दकोश की आवश्यकता पड़े। ऐसे शब्दकोश हमारे पास हेमंत पांडे जी हैं। 4 पंक्तियां उनके स्वागत में पढ़ता हूं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। तो जिनके पास दुनिया को हंसाने का कलेजा है, एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें आवाज दीजिए। हेमंत पांडे। कुछ लेना, सीनियर जूनियर, सीनियर सीनियर सीनियर। ज्ञानदानी मां शारदे, उपस्थित सभी कविगण, सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। हमारे मंच पर कविता के विश्वविद्यालय बैठे हैं, मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूं। बहुत अच्छा चिराग भाई हमारे पढ़कर गए हैं,
अभी कविता किरण जी अभी वाणी वंदना कर रही थी। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, 10-5 मिनट केवल आपका लूँगा, समय कम है, हम लोगों को 10-15 मिनट में अपना काव्य पाठ निपटाना है। मैं केवल 10-15 मिनट आपका लूँगा और टेंशन की कोई बात नहीं करूँगा, ना कोई देश की बात करूँगा, केवल हंसने हंसाने की बात करूँगा। श्रृंगार और प्यार मोहब्बत के विषय में तो बिल्कुल मैंने लिखा नहीं, उसके विषय में तो कुछ कहूँगा ही नहीं, क्योंकि हमारे जो नौजवान दोस्त हैं ये बिगड़ सकते हैं, इसलिए प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं करूँगा। कविता जी आएंगी, प्यार मोहब्बत की बात करेंगी। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में आज तक कुछ नहीं लिखा क्या मैंने तो आज तक किसी लड़की को गौर से देखा तक नहीं है। बहुत अच्छे। लड़कियों की जन्मजात बीमारी बता दूं, अगर बीमारी अच्छी हो तो तालियां बहुत तेज आनी चाहिए। लड़कियों की जन्मजात बीमारी होती, किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, और ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो एक बार ये अनुभव अच्छा है। मैंने आज तक प्यार मोहब्बत के विषय में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये हमारे चिराग जैन जी हैं, तमाम बारे में इनके घर में रुक चुका हूँ, उनके घर में एक जानवर पला है। हमने कहा चिराग भाई आपका ये कुत्ता है, ये तो शेर की तरह लगता है। हमसे बोले पांडे गौर से देखिए शेर ही है, तो जब से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। ताली जोरदार एक बार बजा दीजिए आप लोग, बहुत अच्छे कवि हैं हम, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगी। हालांकि हमने प्यार मोहब्बत के विषय में कुछ नहीं लिखा, प्यार मोहब्बत के विषय में लिखा इसलिए कुछ नहीं। एक हमारा मित्र है, उसने रोते रोते अपनी लव स्टोरी सुनाई और हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी। तब से हमने कसम खा ली ना हम प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। उसने लव स्टोरी अपनी कुछ इस तरह बताई कि जब मैं 3 साल का था तब वो पैदा हुई थी। मैं सेकंड में गया, वो केजी में गई। मैं 5 में गया, वो 3rd में गई। मैं 7th में गया, वो 5th में आ गई। मैं हाई स्कूल में गया, वो 9th में आ गई। मैं इंटर में गया, वो हाई स्कूल में आ गई। फिर मैं एसएससी की तैयारी करने लगा, वो इंटर में आ गई। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, वो बीए में आ गई। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, वो एमए में आ गई। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसने बीएड कर लिया। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसने एमएड कर लिया। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसने पीएचडी कर ली। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसने एमफिल कर ली। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, वो प्रोफेसर बन गई। शनिवार उसकी शादी है, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। ताली जोरदार बजा दीजिए। तो बता चुका हूँ, बहुत अच्छा कवि हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। केवल 10-15 मिनट के लिए मैं आया हूँ, हास्य कवि हूँ। और दादा ने बहुत अच्छी टीम यहाँ पर बुलवाई है, किसी वीर रस के कवि को नहीं बुलाया। वीर रस के कवि को बुलाया जाता तो पाकिस्तान अब तक निपट गया होता। मैंने आज तक पाकिस्तान के विषय में कुछ नहीं लिखा। भाई साहब एक कुत्ता पाल रखा, उसी के नाम पाकिस्तान रखा है। जब इच्छा होती 2 जूते सुबह, 2 जूते पाकिस्तान निपट जाता है। ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार। मैं बता चुका हूँ, मैं हास्य का कवि हूँ। अभी हमारे चिराग भाई बता रहे थे वो शादी और पति पत्नियों के विषय में। अच्छा, हम लोग हास्य कवि, हम लोगों की शादी नहीं होती है। अच्छा। असल में हम लोगों को सीरियस नहीं लेता, लोग आधा पागल समझते हैं। बड़ी मुश्किल में तो हमारी शादी हुई, तमाम रिश्ते तो हमारे इसलिए लौट गए कि मैं हास्य कवि। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते, बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि। वो बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता, हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। हमारे पीछे दादा सूर्य कुमार पांडे जी देश के बड़े व्यंग्यकार बैठे हैं। जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य। हाथ देख लेते, हमने दादा को हाथ दिखाया। हमने कहा दादा हमारी शादी कब होगी। हमसे कहने लगे 2020 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तमाम बार हमारी शादियां लौट गई। अच्छा, ये समझे भाई साहब, नई नई शादियां होती हैं तो लड़की के पिताजी आजकल लड़कों से इतने प्रश्न करने लगे हैं, ऐसा नहीं लगता अपनी लड़की दे रहे हूँ, ऐसा लगता है नौकरी दे रहे हूँ। जिनकी शादी नहीं उनके साथ ऐसा होगा। लड़कों का इंटरव्यू लिया जाता है। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की के पिताजी ने कहा तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, तुमने बता दिया तो शादी फाइनल नहीं कैंसिल। वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। हमने पूछिए, कहने लगे बेटा तुम कितना पढ़े लिखे हो। हमने कहा अंग्रेजी से में किया है। बोले अंग्रेजी आती है। मैंने कहा कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूँ। बोले अंग्रेजी बोल ले तो। मैंने कहा बोल लेता हूँ। बोले ABCD आती है। अब मैं अंग्रेजी का टीचर, हमसे पूछ रहे ABCD आती है। हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। अब ऐसा छोटी ABCD कहाँ सुनाते। कहने लगे तुम अंग्रेजी में फेल। गणित आती है। हमने कहा आती है। कहने लगे 41 का पहाड़ा सुनाओ। हम उसमें भी फेल।
कहने लगे आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं, बता दिया तो फाइनल नहीं परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ? हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था? हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था? हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे 10-12 हजार आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई। भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। हमारे सूर्य कुमार दादा हमारी बारात आए थे, गवाह हैं, रामेन जी आए थे। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान का मैच था, हमारी शादी थी। हमने पिताजी से कहा आज के दिन पूरा देश मैच देखता है, आप हमारी शादी कर रहे हो? नहीं माने। भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, हमारी शादी थी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी